channel Study Shibir Krati 2, and in today's lecture we are going to do our fourth chapter International Organization. 12 मिनट्स में हमने ये कंप्लीट करना है क्लास 12 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर. सो आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में पढ़ाने लगी मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया एंड आई फॉरगॉट टुडे वी हैव दिस 12 मिनट सीरीज. तो हमें 12 मिनट के अंदर ये खत्म करना है. सो वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो एंड वी विल बी जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम इफेक्टिवली जो है यहाँ पे सारा चैप्टर कवर कर सके. वीडियो शुरू करने से पहले वुड लाइक टू टेल यू ऑल, डू check out the notes of this particular chapter that I'm teaching here. यहाँ आई बटन आ रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के मेरे क्लास 12 सेक्शन में चेक करके नोट्स देख सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू. द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमने यहाँ करना है वो है यूनाइटेड नेशन का इवोल्यूशन होता है. ठीक है. सो इवोल्यूशन ऑफ यूएन कैसे हुआ? यूएन एक्चुअली सक्सेसर है लीग ऑफ नेशंस का और ये बना सक्सेसर 1945 में. मतलब इससे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन एग्जिस्ट करता था. ये काम क्या करता है? मेनली कोऑपरेट करता है अमंग स्टेट्स सो दैट पीस मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्टिल होते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो काम करेगा ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए. और ऐसे तो फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत है. ये करते क्या है? ये पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं. एंड हियर वी हैव लाइक WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हो गया. अब स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन. द क्वेश्चन इज दैट 1945 में जब ये क्रिएट हुआ, हम देखते हैं कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ऑफ एंड वॉर होते रहते हैं. अभी हमारा इजराइल और पैलेस्टीन का चल रहा है. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में वॉर चल रहा है. तो ये यूएन क्या कर रहा है? क्योंकि हमने उसको तो रखा है ना इसलिए कि पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन मेंटेन रहे. बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करें, ये गवर्निंग बॉडी है जिसका मेन गवर्निंग बॉडी इसमें एग्जिस्ट करती है. सेक्रेटेरिएट होता है और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं. यहाँ मैंने बोला WHO, ये हेल्थ फील्ड में काम कर रही है. IMF ये फाइनेंस को लेकर के काम करती है. WTO ये ट्रेड को लेकर के काम करती है. प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूएन में क्या है? जब आप यूएन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जनरल असेंबली होती है इसमें, वन सिक्योरिटी काउंसिल होता है. जनरल असेंबली में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं हमारी दुनिया की वो इसका हिस्सा है बिकॉज इट जनरल. ओके. सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं. 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एंड 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं. ये परमानेंट मेंबर्स वो हैं जिन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1967 के पहले कर लिया था और ऐसे सिर्फ 5 कंट्रीज हैं. ठीक है. तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे वो कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं. मैं उनमें से कुछ नाम ले लेती हूँ. USA, ओके, ब्रिटेन, रशिया एंड बाकी आप बताएंगे. तो इनकी ये परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये 10 मेंबर हर साल जो है वो चेंज होते रहते हैं. मतलब 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं फिर बाद में, ताकि रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सारी कंट्रीज को दे पाए और सारी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर पाए. फिर इकोसॉक आ गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, IJS मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट हो गया. नाउ आई डू हैव वन इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल यू ऑल. ये एक्चुअली इकोनॉमिक की फील्ड में काम करता है. ट्रस्टीशिप काउंसिल इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जिसका मेनली काम है कि कोई कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी ना छीने. मीन्स टू से ये इसको एक्चुअली अभी ये इनएक्टिव है ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि अब सारी की सारी जो कंट्रीज है वर्ल्ड में वो सोवरेनिटी के साथ जी रही हैं. यानी कि उनकी खुद की आज़ादी है, खुद की बाउंड्री है और वो खुद सिस्टम अपना चला रही हैं, किसी भी तरह का सिस्टम चला रही हो. तो अगर फ्यूचर में कॉलोनाइजेशन फिर से होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल फिर से एक्टिव हो जाएगी. बट अभी नहीं है तो अभी ऐसे ही चल रहा है. फिर बात करते हैं रिफॉर्म आफ्टर कोल्ड वॉर क्या होते हैं. तो आफ्टर कोल्ड वॉर 1990s के बाद जो है कुछ चेंजेस किए जाते हैं यूएन में. इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाती है और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जो है वो अप टू हिल्ड किया जाता है.
स्ट्रेंथन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है सिक्योरिटी असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल हम बोल सकते हैं। मुझे लगता है मैंने ये रिपीट कर दिया पॉइंट, मुझे काउंसिल ही बोलना था। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। दिस इज वाई ऑल countries of the world wanted to be part of this particular council। ये सबसे ज़्यादा पावर देता है किसी भी कंट्री को, ठीक है। अब रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस एंड ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। बिकॉज दो यूएन इज वर्किंग सिंस इट्स इंसेप्शन, बट प्रॉब्लम इज दैट एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि ये इफेक्टिवली नहीं काम करता, मतलब बहुत सारी जगह पे ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो इनहैंस रिस्पॉन्स टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स, कहीं हुई है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि यूएन इज नॉट अ कंट्री, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज, सो कंट्री नीड टू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स एज क्विक एज पॉसिबल। फिर स्ट्रेंथन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, जो इन्होंने अलग अलग जगह बना के रखी हैं। जैसे कि इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इंडिया को बहुत सारी शिकायतें हैं यूएन से। उनमें से एक है कि इंडिया क्लेम करता है दैट वी आर द कंट्री हु एक्चुअली हैव दिस कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ व्हाई वी डू दिस, द रीजन ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दिस इज दैट इंडिया बोलता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने के लिए कुछ टर्म्स लगते हैं, ठीक है, और परमानेंट मेंबर्स के लिए, जैसे कि वो कंट्री रिप्रेजेंट करती हो अपने लोगों को, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती हो, इकोनॉमिकली फ्लरिश कर रही हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है वहाँ पे फॉलो किया जाता हो, प्रॉपर जो है वो फंड्स में कंट्रीब्यूट करती हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट उस वक्त जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बाय दैट टाइम इंडिया गॉट द ऑफर ऑफ बिकमिंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बट इट वाज नेहरू गवर्नमेंट बाय दैट टाइम एंड इंडिया वाज नॉट इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वो इंटरनल मैटर्स पे फोकस कर रहा था। तो नेहरू रिजेक्टेड इट एंड ऑफर्ड द नेम ऑफ अ चाइना। सो चाइना इज नाउ द मेंबर बट इंडिया इज नॉट। अब दिस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू यूएस पीस कीपिंग। जैसे मोहल्ले में चंदा होता है ना, सोसाइटी में फंक्शन हो रहा है, सबके घर से लिया जाता है, जो मजबूत घर होता है, अमीर घर है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है ये ज़्यादा थे। तो जहाँ से ज़्यादा आता है उनके डिसीजंस पे मैटर करते हैं कि भाई अरेंजमेंट कहाँ से, केटरिंग वाला कहाँ से आएगा, मूर्ति भगवान की कहाँ से लानी है, पूजा के लिए क्या सामान आएगा, वो कंसिडरेशन में लिया जाता है। और जो इंडिया है वो पीस कीपिंग फंक्शंस में सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर हम बात करते हैं की एजेंसीज के बारे में। की एजेंसीज जो काम करती हैं बड़े लेवल पे, उनमें से आता है हमारा IMF, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को लेकर के ये काम करता है। ये कंट्रीज को उनके इकोनॉमीज के बारे में बताता है कि इन फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होगा, कैसे उन्हें मैनेज करना चाहिए एंड ऑल। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ट्रेड को लेकर के ट्रीटीज करता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि लोकली लेबर काम कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव इन कर रहे हैं, भारत सरकार ने उनके लिए एक वेजेस वगैरह फिक्स किए हैं। लेकिन अगर वो अक्रॉस बॉर्डर वाला मैटर हो, हमारे यहाँ से जा रहे हैं लोग सऊदी अरेबिया काम करने के लिए, और जाते हैं इनफैक्ट, तो उनको जितना वेज प्रॉमिस किया गया है, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वहाँ पे। तो इंटरनेशनली जो लेबर काम करता है उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एक माहौल सेफ क्रिएट करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए ILO काम करता है। फिर है IAEA, ये न्यूक्लियर एजेंसी को लेकर के काम करता है, ठीक है। एक दो जो मैंने ऐड नहीं किए हैं विच आई वुड लाइक टू टेल, आई थिंक यूनेस्को, ठीक है, और यूनिसेफ। तो यूनेस्को काम करता है एजुकेशन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मेनली एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का, कल्चर हेरिटेज प्रमोट करने का। जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिली है यूनेस्को से, ओके। एंड फिर यूनिसेफ आता है। यूनिसेफ जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है चिल्ड्रन की एजुकेशन, और मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और सही बेसिक एजुकेशन मिले, उन सबको लेकर के। फिर NGOs की बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, ये 2 NGOs मेंशन किए गए हैं। इन दोनों का काम है दिस होल्ड्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल टूवर्ड्स देयर पीपल, बिकॉज ऑफन कंट्रीज गवर्नमेंट बिकम क्वाइट, आई वुड से, केयरलेस अबाउट देयर ओन पीपल एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट ही अपने ही नागरिकों को सप्रेस कर देती है, तो वो इन पर निगाह रखता है। अदर थिंग इज इम्प्लीकेशंस इन फ्यूचर इस UN के क्या है। पहली बात तो ये UN के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। UN स्टिल नीड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन एंटायर वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दूसरी चीज एडॉप्शन की बात कर लेते हैं। वी नीड टू अडॉप्ट different kind of a methods in order to make it more accountable towards the problem.
थर्ड, इट नीड टू बी रेलिवेंट। जब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं सही चीज़ ना पढ़ाऊँ आपको, तो मेरे वीडियो का रेलेवेंसी आपके लिए नहीं रहेगा। सिमिलर वे इंटरनेशनल लेवल पे जो मुद्दे हैं उनको अगर सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया तो इसकी रेलेवेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर बात करते हैं फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन एड्रेसिंग चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो इसका है कि अगर यूएन ने फ्यूचर में वॉर होते हैं, अभी चल रहा था हमारा पैलेस्टीन और इजराइल का, यूएन का क्या रिएक्शन रहा, जस्ट चेक इट आउट ऑन इंटरनेट, यू विल गेट टू नो व्हाई। जब मेजर पावर्स इन्वॉल्व होती है तो यूएन एकदम चुप हो जाता है। सो एंटायर चैप्टर हमारा यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसी के बारे में था। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, एंड आई थिंक सो आई जस्ट कवर्ड इट विद इन 12 minutes I guess, because I can see the timing. Once I just started, I finished it. जब ये सब कुछ पढ़ा लेती हूँ तो I also do provide crash course for students. So अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, you can enroll for it. Bye bye for now. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।